हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम पे स्वागत है। आज है 26 मई 2020 और 26 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का एक एक कर डिटेल में आप सभी के सामने आंसर रखूँगा। और जो भी फ्रेंड्स हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, लास्ट में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। तो आइए अब आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य द्वारा खेल को औद्योगिक दर्जा दिया गया है? तो अभी मिजोरम सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा के रूप में कर दिया है। क्यों किया है ऐसा? तो मिजोरम सरकार ने इस कदम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और खेलों में अधिक निवेश होगा। इन्हीं सब कारणों से मिजोरम सरकार ने अब खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है। मिजोरम द्वारा दिया गया है। तो मिजोरम के राजधानी हो गई आइजोल। मिजोरम के अभी मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा और मिजोरम के अभी राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने MSMEज क्षेत्र के लिए रीस्टार्ट पैकेज जारी किए हैं? तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने MSMEज क्षेत्र के लिए रीस्टार्ट पैकेज जारी किए हैं। MSME हो गया माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। क्या है यह रीस्टार्ट पैकेज? आइए जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश द्वारा MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1110 करोड़ रुपए की यह रीस्टार्ट पैकेज जारी की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार सिडबी बैंक के साथ मिलकर कम ब्याज दर पर ऋण भी प्रदान करेगी। तो इस रीस्टार्ट पैकेज में 1110 करोड़ रुपए के साथ सिडबी बैंक के साथ मिलकर कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जाएगा MSME क्षेत्र के लिए। अब आंध्र प्रदेश द्वारा जारी की गई है। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल राजधानी हो गई अमरावती। आंध्र प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के अभी राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दवा नियामक प्रणाली में सुधार के लिए किनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो दवा नियामक प्रणाली के अध्यक्ष कौन होंगे? एक समिति बनाया गया है। तो इस समिति के अध्यक्ष होंगे राजेश भूषण। क्यों बनाया गया है समिति? आइए जानते हैं। तो समिति को वर्तमान दवा नियामक प्रणाली की जांच करने और सिस्टम को निपुण बनाने और वैश्विक मानकों के साथ इसे सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। और इस समिति में कुल 11 मेंबर है और इन 11 मेंबर में राजेश भूषण अध्यक्ष होंगे। और दवा नियामक प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब BS6 के लिए किस श्रेणी में उत्सर्जन मानदंडों के विषय में अधिसूचना जारी हुई है? तो एक कैटेगरी है गाड़ियों वाहनों की, एक कैटेगरी है L7। तो L7 श्रेणी में उत्सर्जन मानदंडों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। क्यों किया गया है? तो इस कदम का उद्देश्य क्वाड्री साइकिल के उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। क्वाड्री साइकिल। अब क्वाड्री साइकिल क्या है? तो क्वाड्री साइकिल एक ऐसा वाहन है जो 3 पहिया के आकार का होता है लेकिन 4 पहियों से चलता है। और L7 कैटेगरी किस तरह के व्हीकल होते हैं, किस तरह के वाहन होते हैं? तो जो भी 4 पहिए वाहन 400 kg से अधिक वजन के होते हैं, 400 kg से अधिक वजन के होते हैं, उन्हें L7 कैटेगरी में रखा जाता है। उन सभी का श्रेणी L7 होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाय नाउ पे लेटर ऑफर किस वाहन निर्माता कंपनी ने शुरू की है? बाय नाउ पे लेटर। तो यह ऑफर मारुति सुजुकी के द्वारा शुरू की गई है। इस ऑफर का उद्देश्य ग्राहकों को आसान वित्त पोषण ऑप्शन प्रदान करना है। बाय नाउ पे लेटर ऑफर के तहत मारुति सुजुकी ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फिनांस कंपनी लिमिटेड से साझेदारी की है वित्त पोषण के लिए।
और बाय नाउ पे लेटर मारुति सुजुकी के द्वारा शुरू की गई एक ऑफ़र है। इसी तरीके से एक सेवा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुरू की थी। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था ऑन ऑनलाइन, OWN, ऑन ऑनलाइन। और टाटा कैपिटल ने भी एक सेवा शुरू की थी, वॉइस बॉट TIA, व्हाट्सएप के माध्यम से। दोनों प्रश्न मैंने आप सभी के लिए कवर भी किए थे। और अब बाय नाउ पे लेटर एक उसी तरीके का लगभग ऑफ़र है जो मारुति सुजुकी के द्वारा शुरू की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए किसने मानव चुनौती परीक्षण अपनाया है? ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, मानव चुनौती परीक्षण। तो यह WHO के द्वारा अपनाया गया है। क्या है यह, कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। तो WHO ने इस परीक्षण के लिए 8 उम्मीदवारों को प्रवेश करने की घोषणा की है। क्या है यह मानव चुनौती परीक्षण? तो इस परीक्षण में कोरोना वायरस के साथ जानबूझकर स्वयंसेवकों को संक्रमित करना शामिल है। यह वैक्सीन विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता है। और यह कोई इस तरीके का पहला परीक्षण नहीं है, इससे पहले भी मलेरिया दवा के वैक्सीन के लिए इसी तरीके का एक परीक्षण शुरू किया गया था। और अब यह कोरोना के वैक्सीन विकास के लिए WHO के द्वारा मानव चुनौती परीक्षण, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल शुरू किया गया है। WHO के द्वारा किया गया। तो WHO का पूरा नाम हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO के अभी हेड हैं टेड्रोस एधानोम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब किस देश द्वारा अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन की स्थापना की गई है? तो यह जापान के द्वारा स्थापना की गई है अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन। क्या है यह स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन, आइए जानते हैं। तो यह जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स की पहली इकाई है जो अंतरिक्ष में टकराव से बचने के लिए जापानी उपग्रहों, मतलब जापानी सैटेलाइट्स की सहायता करेगा और अंतरिक्ष मलबे और संदिग्ध उपग्रहों की निगरानी भी करेगा। यह अंतरिक्ष संचालन स्क्वाड्रन जापान के द्वारा शुरू की गई है। तो जापान की कैपिटल हो गई टोक्यो, जापान की करेंसी हो गई जापानीज येन, और जापान के अभी प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अरित्ज अडूरिज ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश से हैं? अरित्ज अडूरिज किस देश से हैं? तो इन्होंने स्पेन की तरफ से फुटबॉल खेला। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। फुटबॉल के मैदान पे इन्होंने स्ट्राइकर की भूमिका निभाई और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। डॉक्टर से सलाह मशवरा के बाद इनका सर्जरी होना है और अब यही सर्जरी के कारण इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब स्पेन के खिलाड़ी थे तो स्पेन की कैपिटल हो गई मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो और स्पेन के अभी प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सैंचेज। अगला प्रश्न देखते हैं अब। एस्ले कूपर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित हैं? एस्ले कूपर कौन सा खेल खेलते थे? तो एस्ले कूपर टेनिस खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी एस्ले कूपर की मृत्यु 83 वर्ष की अवस्था में, 83 वर्ष की उम्र में सिडनी में हो गई। इन्होंने अपने खेल जीवन में 4 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब और 4 ग्रैंड स्लैम्स डबल्स खिताब जीता। कुल 8 ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के अभी प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब महान खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो बलवीर सिंह सीनियर भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान बलवीर सिंह सीनियर भारत के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे और अब इनकी मृत्यु 95 वर्ष की अवस्था में हो गई। ये पंजाब राज्य में रहते थे बलवीर सिंह सीनियर।
अगला प्रश्न देखते हैं अब। DSDRC का या की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अब DSDRC की अध्यक्ष होंगी संगीता ढींगरा सहगल। संगीता ढींगरा सहगल दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश भी रह चुकी हैं और अब इन्होंने न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि अब इनकी नियुक्ति DSDRC के अध्यक्ष के रूप में हुई है। और DSDRC का पूरा नाम हो गया दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर क्या था जो मैंने आपसे पूछा था। कल का प्रश्न था, किस देश ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा कर दी है। क्या है यह ओपन स्काई संधि? तो ओपन स्काई संधि की स्थापना 2002 में हुई थी और इस संधि पर 34 देशों ने 34 कंट्रीज ने हस्ताक्षर किए थे। यह संधि हवाई निगरानी प्रणाली क्षेत्र के लिए है और अब अमेरिका इस ओपन स्काई संधि से बाहर हो जाएगा। ये था हमारा कल का प्रश्न। और अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का हमारा प्रश्न है, PPE किट का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्शन किट का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। चलिए, आप सभी का आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस एग्ज़ाम टाइम IQ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।